नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे और दिल्ली पुलिस की तैयारी में जोरों शोरों के साथ मेहनत कर रहे होंगे ताकि आप इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अपना एक पद सुनिश्चित कर सके। तो मैं प्रभात आज एक बार फिर से आप सभी बच्चों का तहे दिल से, दिलों की गहराइयों से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के 16 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन बाकी बचे हुए थे उसकी क्लास में। तो चलिए बच्चों, और देरी ना करते हुए आज की क्लास में जो मैथ हम पढ़ने वाले हैं एक बेस्ट अप्रोच के साथ, है ना, उसी को हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार जो है खुद करने की कोशिश जरूर करना, आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ए और बी क्रम से दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ए बी माइनस ए असहभाज्य, देखो इसको सहभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। बी और बी प्लस ए को प्राइम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। तो मैं यहां पे बता देता हूं शॉर्ट में कि जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं वे क्या होते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके केवल और केवल दो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, यानी कि दो पॉजिटिव फैक्टर या तो वन हो या फिर वो खुद हो, सेल्फ हो। क्लियर है मेरी बात। यानी कि एक और खुद के अलावा जो संख्याएं किसी और नंबर से ना कट सके, ना डिवाइड हो सके, उसी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो बात हुई दोस्त प्राइम नंबर की। और अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी दो। उसके बाद कौन सी होगी, तीन। उसके बाद कौन सी होगी, पांच। उसके बाद कौन सी होगी, सात। सात के बाद 11 होगी, 11 के बाद 13 होगी, 13 के बाद 17 होगी, 17 के बाद 19 होगी, 19 के बाद 23 होगी, 23 के बाद 29 होगी, फिर 31 होगी, फिर 37 होगी। इस तरीके से मतलब ये अभाज्य संख्याएं होती है, ये एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी। उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। बारी आई दोस्त हमारी को प्राइम नंबर्स की, यानी कि सहभाज्य संख्याओं की। सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक के अलावा किसी और से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक संख्याएं जो एक के अलावा किसी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पूछ लूं कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या वाकई में प्राइम नंबर का होना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, एक संख्या 5 लिखता हूं, एक संख्या 13 लिखता हूं, तो 5 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है और 13 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों संख्याएं को प्राइम हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये 5 और 13 दोनों की दोनों संख्याएं अगर प्राइम हैं तो दोनों संख्याएं दोस्त हमेशा को प्राइम होगी, यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर दो या दो से अधिक प्राइम नंबर्स आपको दे रखे हैं तो वे ऑटोमेटिक को प्राइम्स होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती है। एक बात तो ये होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं एक नंबर 16 लिख लूं, एक नंबर 25 लिख लूं, तो क्या ये 16 हमारा प्राइम नंबर है। आप कहोगे नहीं, 16 हमारा कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 25 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी ये दोनों संख्याएं को प्राइम है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ दोस्त एक होगा। यानी कि 16 और 25 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्त एक है। एक के अलावा इन दोनों संख्याओं को किसी और नंबर से नहीं काटा जा सकता। क्लियर है मेरी बात। तो जरूरी नहीं है कि दो संख्या हो या दो से अधिक संख्याएं हो, उनको अगर को प्राइम होना है तो जरूरी नहीं है कि वे दो या दो से अधिक संख्याएं प्राइम ही हो। क्लियर है मेरी बात। वे कंपोजिट नंबर भी हो सकती है, लेकिन कंपोजिट नंबर होने के बावजूद भी ये को प्राइम है। क्लियर है बात। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, को प्राइम नंबर्स सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक को छोड़कर, यानी कि एक के अलावा किसी और से ना कट पाए दोनों की दोनों संख्याएं, तो उन्हीं को बोलते हैं हम को प्राइम। उम्मीद करूंगा इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी कोई संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कैसी संख्याएं हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ए और बी प्लस ए और बी माइनस ए और बी माइनस ए ये दोनों को प्राइम है, यानी कि इनका एचसीएफ एक है।
इनका एचसीएफ 1 है। और फिर ये कह रहा है कि बी और बी प्लस ए ये दोनों संख्याएं भी कोप्राइम है, मतलब इनका एचसीएफ भी क्या है दोस्त, इनका एचसीएफ भी 1 है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपसे ए और बी के बारे में जानने की इच्छा कर रहा है, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है बात कि ए और बी क्या होगा, ए अभाज्य संख्या होगी यानी कि प्राइम नंबर होगी, या ए और बी अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं यानी कि कोप्राइम नंबर है, या फिर ए और बी कोप्राइम नंबर नहीं है, या फिर बी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात याद रखनी है कि अगर मैं बात करूं 16 की, एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर 16 ले लिया और इसी दूसरा नंबर मैंने 36 ले लिया, अब मुझे पहले ये बताओ 16 और 36 क्या ये दोनों संख्याएं कोप्राइम है? आप कहोगे नहीं, 16 और 36 कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। क्योंकि ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा और ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। अगर 1 हो जाता तो वे कोप्राइम नंबर कहलाती, लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हमारी कोप्राइम नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि 16 और 36 में से 16 कम कर दोगे तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, 20। अब मुझे बताओ 16 और 20 क्या ये दोनों संख्याएं कोप्राइम है? आप कहोगे नहीं, अभी भी इनका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। अभी भी इनका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 16 और 25 की, अब ये 16 और 25 दोनों क्या है दोस्त, ये कोप्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ 1 है। अगर 16 और 25 में से मैं 16 कम कर दूं तो 9। अब ये बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे इनका एचसीएफ अब भी 1 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर a और b माइनस ए ये दोनों संख्याएं कोप्राइम है, मतलब इनका एचसीएफ 1 है, और b और b प्लस ए इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब a और b दोनों संख्याएं हमारी कोप्राइम नंबर होगी, यानी कि सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। क्लियर है बात यहां तक? एक तरीके से मैं कहूं कि ये अपने आप में एक थ्योरम भी है। अगर दो संख्याएं हमारी कोप्राइम हैं तो उनमें से एक संख्या और उन संख्याओं का अंतर भी कोप्राइम होगा, और उनमें से एक संख्या और उन संख्याओं के योगफल भी क्या होगा, कोप्राइम होगा। उम्मीद करूंगा यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी, और इस बात का उल्टा भी ट्रू होगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अपना क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन को इजीली कर ले। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। अब मैं कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट है, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ए की वैल्यू 5 यूनिट, 5 की पावर 3 कितना हुआ, 125 हो गया। और माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 3 कितना होगा दोस्त, 27 हो गया। ठीक है, और रेशो लगा दोगे यहाँ पे, ए की वैल्यू 5 थी, 5 की पावर 3 कितना हुआ, 125 हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 की पावर 3 कितना हुआ, 27 हो गया। ठीक है, अब 125 में से 27 कम कर दोगे, 15 में से 7 कम कर दोगे 8, ये 98 हो गया। और इधर जोड़ लोगे तो ये 152 हो गया है ना। 7 और 5 12, 2 2 4 5, 152। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको काट पीट सकता हूं? आप कहोगे 2 से कटेगा, तो 49 बार कटेगा ये, और ये 2 सते 14, 2 छिक 12। तो फाइनली ये इसको और नहीं काट सकते, तो 49 रेशियो 76 हमारा इसका रेशियो आ गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त, ए ऑप्शन होगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हालांकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा पूछा गया था, हालांकि आसानी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन में मैं नहीं मानता इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि विसी को क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि 22 सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 0.60 यानी कि 60 पैसे दी गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतहों को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य कितना रुपए होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बात को समझिए भाई। सबसे पहले आपको ना स्पेयर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्पेयर का फॉर्मूला वगैरह सब आप जानते हो तो सवाल में कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए दोस्त, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर खाली सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को।
लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि लंबाई को। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा दोस्त एरिया को। और अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर क्यूब की, तो सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट करेगा दोस्त वॉल्यूम को। यह बात आपको याद रखना है, वॉल्यूम मतलब आयतन, एरिया मतलब क्षेत्रफल, लेंथ मतलब लंबाई। क्लियर है मेरी बात यहां तक? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत 60 पैसे है। तो इसका मतलब पाई सेंटीमीटर कहीं ना कहीं ये लंबाई है, कुल मिला के बात ये है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब बात को समझिए भाई, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपके। अब सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले वगैरह लिखवाना चाहूंगा ताकि आपके थोड़ा मतलब टच में रहो तुम, स्पेयर के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वे सारे आपको पता हो, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ स्पेयर की, तो स्पेयर मैंने यहाँ पे बना दिया, इसकी रेडियस कितनी है आर। अगर मैं पहला फॉर्मूला यहाँ पे बात करूं इसके वॉल्यूम की, आयतन की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप में से कई बच्चों को पता होगा, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं, कि दूसरा फॉर्मूला इस स्पेयर यानी कि गोले का दूसरा फॉर्मूला, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है बात यहां तक? अब मैं बात कर रहा हूं केवल कर्व सरफेस एरिया की। अब कर्व का मतलब क्या होगा? वक्राकार होता है कर्व का मतलब, यानी कि ऐसा सरफेस जिसको हम टच कर सके टोटल, है ना। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो ये थोड़ी देर के लिए गेंद है ना, थोड़ी देर के लिए आप इसको गेंद मान सकते हैं कि ये गेंद है, हालांकि ये बेलनाकार है। तो कर्व सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो गेंद तो भाई चारों तरफ से एक जैसी है, सब जगह से एक जैसी है, बात समझ में आ रही? तो जिसको हम टच कर सके वो कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके टोटल सरफेस एरिया की भी, तो टोटल सरफेस एरिया भी प्यारे दोस्त यही होगा, वक्राकारी जो हिस्सा होगा गेंद का। मेरी बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों के लिए स्पेयर का फॉर्मूला सेम है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, क्योंकि गोला में टोटल सरफेस एरिया भी कर्व सरफेस एरिया ही होता है, और कर्व सरफेस एरिया भी टोटल सरफेस एरिया ही होता है। और इसका दोस्त फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r², 4 पाई r²। क्लियर? अब मैं अगर बात करूं किसकी, हेमिस्फीयर की, यानी कि अर्धगोले की अगर मैं बात करता हूं, अब ध्यान दो, अर्धगोले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अर्धगोला कैसा होगा? इस तरह का होगा अर्धगोला। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इसकी रेडियस क्या होगी? ये आर होगी, ये रेडियस होगी आर, ठीक है। अब इधर में बना के दिखा रहा हूं आपको कि जैसे कि ये पूरा गोला है, ये पूरा हमारा गोला है। अब इस गोले के अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो 4 पाई r² होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो भी 4 पाई r² होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे तलवार लाया और खचाक दड़ी से बीच में से काट दिया, इस तरीके से बीच में से मैंने इसको काट दिया, तो ये अर्धगोला यानी कि दो अलग अलग गोले हो गए, एक नीचे एक ऊपर, दो अलग अलग गोले हो गए। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। तो पूरे गोले का जो कर्व सरफेस एरिया था वो कितना था? आप कहोगे 4 पाई r²। अब जब हमने बीच में से काट दिया, तो इसका एरिया कितना होगा? अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया cs से कितना होगा? आप कहोगे cs से होगा फिर इसका 2 पाई r², 2 पाई r²। और इधर cs से कितना होगा? cs से होगा इसका 2 पाई r²। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्त टीएस की, अब टीएस से क्या होगा? टीएस से यानी कि वो एरिया जो वक्राकार हो उसको हम स्पर्श कर सके, टच कर सके। लेकिन एक सरफेस और यहां पर जनरेट हो चुका दोस्त, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस भी यहां पर जनरेट हो चुका है, ये वाला सरफेस भी यहां पर जनरेट हो चुका है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाला जो सरफेस है दोस्त, ये भी आपका जनरेट हो चुका है। तो ये हमारा सर्किल वाला है। अगर ये सर्किल वाला है तो इसका जो एरिया होगा, ये सर्किल का एरिया होगा, यानी कि पाई r² होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ये पाई r² होगा। अब 2 पाई r² तो ये हुआ, और पाई r² इसका हुआ, तो इसका मतलब इसका अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो क्या बनेगा? 2 पाई r², पाई r² कितना होगा? 3 पाई r²। यानी कि अगर मैं पहला फॉर्मूला इसके लिए लिखता हूं, पहला फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम का अगर मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं इसके आयतन का, तो ये होगा गोले का आधा, यानी कि 4/3 पाई r³ का आधा, 2/3 पाई r³
और अगर मैं इसका सीएससी की बात करता हूं दोस्त, तो सीएससी का फॉर्मूला कितना होगा? आप कहोगे इसका आधा कर दो 4 पाई r स्क्वायर का, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है बात यहां तक? और अगर मैं बात करता हूं टीएससी की, इसके टोटल सरफेस एरिया, अभी अभी मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया में ये 2 पाई r स्क्वायर तो ये हो गया, और पाई r स्क्वायर ये वाला हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा? 3 पाई r स्क्वायर बनेगा। तो आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं। क्लियर है मेरी बात? हमने साथ साथ में गोला भी पढ़ लिया और हमने इसमें अर्धगोला भी प्यारे दोस्त पढ़ लिया है। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान दो भाई। 3 तरह की गेंद है हमारे पास, इस तरीके से 3 तरह की गेंद है। इसकी रेडियस हमें 30 दे रखी है, इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है, इसकी रेडियस हमें 50 दे रखी है। ठीक है, अब सवाल में ये कहा गया कि हमें पेंट करना है। अब पेंट कर रहे हैं तो वक्राकार हिस्से पे, यानी कि इसके टोटल सरफेस एरिया पे होगा या कर्व सरफेस एरिया पे होगा, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, अब पेंट करना है और ये कह रहा है कि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने का खर्चा कितना आ रहा है भाई? 0 रुपए, 0.60, यानी कि 60 पैसे का खर्चा आ रहा है। तो तीनों गेंदों को पेंट करने का सतह पर कुल खर्च कितना होगा, ये सवाल में पूछ लिया। मुझे एक बात बताओ, इस पे खर्चा कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे कितना खर्चा होगा? 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे भी खर्चा कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसके लिए रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, लेकिन 4 पाई तो तीनों में ही कॉमन है। तो 4 पाई हमने दोस्त कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, क्योंकि तीनों की रेडियस दोस्त यहाँ पे क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आई यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ भाई, 4 इंटू पाई का खर्चा कितना दे रखा? 60 पैसे, यानी कि 0.6। अंदर क्या होगा? r1 स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। r2 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। और 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। क्लियर है बात यहां तक? अब टोटल यहाँ पे 16 और 9 25, 25 25 50, यानी कि 5000 हो गया। और 4 6 24, यानी कि 2.4 हो गया। ये यहाँ पे 2.4 हो गया, और इधर कितना हो गया? 5000 हो गया। आपको बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, जीरो से ये पॉइंट हटेगा। 24 पंजे 120, तो यहाँ पे ये आपका आंसर कितना हो गया भाई? 12,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो टोटल जो खर्चा आया वो 12,000 रुपए का आएगा, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है सोल्व। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा भाई आपने। इसको एक बार नोट जरूर कर लेना, ये दोनों फॉर्मूले अर्धगोले का भी और गोले का भी है ना। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है, ये एवरेज वाले चैप्टर से पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है। ठीक है, और मैं चाहूंगा एक बार आप जो है इस क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई करना। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, समझिए बात को भाई। क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में एक बात दे रखी है कि 6 7 12 x-1 और 10 का औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करता हूं तो बेसिक से कैसे करोगे ध्यान दो भाई। हमारे पास कितना डाटा है? 5 डाटा है, 6 7 12 x-1 और 10, और इन सब का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 10 दे रखा है। अब मुझे बताओ, 5 संख्याओं का एवरेज अगर 10 है, तो 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 5 × 10, यानी कि 50 होगा। तो योगफल कितना होगा भाई? 5 संख्याओं का योगफल होगा 50। अब यहाँ पे योगफल कितना हो गया? 6 और 7 13 और 12 25, 25 और 10 कितना हो गया भाई? 25 और 10 हो गया 35। 35 में हम x-1 और जोड़ेंगे, और ये किसके बराबर है? 50 के। क्लियर है बात यहां तक? ये 50 के बराबर हुआ। क्लियर? अब बात को समझिए भाई, 35 उधर जाके घटेगा तो x-1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 15 होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? x की वैल्यू यहाँ पे फिर 16 होगी, यानी कि आपका आंसर 16 आ चुका। तो बेसिक मेथड भी आसान ही है, क्योंकि अगर डाटा बेहद आसान होता है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए, लेकिन अगर डाटा वाकई में टफ है तो फिर आप और भी कई तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो उसको यूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आपको, एक मेथड होता है डेविएशन मेथड, तो आप इस क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से भी प्यारे दोस्त सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात यहां तक? डेविएशन मेथड क्या है, बात को समझिए भाई। मुझे एक बात बताओ, एवरेज यहाँ पे कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। अगर एवरेज यहाँ पर 10 है
ओरिजिनल एवरेज इन सभी संख्याओं का कितना है? 10 है। तो आप मुझे बताओ, ये 6 है, ये 7 है, ये 12 है और ये x-1 है, ये 10 है। तो ये 10 से कितना कम है? आप कहोगे 4 कम है। ये 10 से कितना कम है? आप कहोगे 3 कम है। ये 10 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। ये 10 से कम या ज्यादा कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा डेविएशन, यानी कि जब भी हम एवरेज से कंपेयर कराते हैं प्रत्येक डाटा की, उसको हम डेविएशन बोलते हैं। लेकिन जब ओरिजिनल एवरेज से हम कंपेयर कराते हैं तो नेट डेविएशन को हमेशा 0 होना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे यही देखना चाहेंगे कि नेट डेविएशन को अगर 0 करना है तो फिर x-1 वाले डाटा का डेविएशन क्या होना चाहिए? तो आप मुझे बताओ, -7 और +2, तो यहाँ पे डेविएशन जो आया कितना है भाई? यहाँ पे डेविएशन आया दोस्त -5। यहाँ पे डेविएशन कितना है? -5। तो यानी कि -5 और 0 कितना हुआ? टोटल -5 हुआ डेविएशन। अब -5 डेविएशन को अगर हमें 0 करना है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि x-1 वाले डाटा का जो डेविएशन होगा वो +5 रहा होगा, +5 रहा होगा, तभी नेट डेविएशन हमारा 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x-1 की जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल एवरेज यानी कि 10 से 5 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये 15 के बराबर है। x-1 की वैल्यू फिर 15 के बराबर होगी। अगर x-1 15 के बराबर होगी तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपको 16 नहीं मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करा दिया आपका, डेविएशन से भी और बेसिक मेथड से भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए प्रत्येक 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करना कि होगा कैसे, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल मुझे लगा ये, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। हालांकि क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन की जैसे जैसे लैंग्वेज को आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप अगर काम करते जाओगे तो आपका आंसर तुरंत निकलेगा, ठीक है। अब बात को समझिए। देखिए, शुरुआत में बोल दिया कि फाइनेंसर जैसा है वो बेईमान है। कह रहा कि साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है, कि बेईमान फाइनेंसर है और वो ये कहता है कि भाई मैं साधारण ब्याज पर धन को उधार देता हूं, ठीक है। साधारण ब्याज पर धन उधार देने का क्या करता है? दावा करता है। अब कह रहा कि लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए प्रत्येक 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। प्रत्येक 4 महीने में क्या करता है? ब्याज शामिल करता है। मूलधन की गणना के लिए प्रत्येक 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इस लाइन को पढ़ते ही कि 4 महीने के बाद उसका जो मूलधन होगा वो पहले वाले मूलधन से अलग हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने का जो ब्याज होगा वो पहले वाले प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन में ऐड करके वो फिर नया मूलधन क्रिएट करता है। बात समझ में आई? तो ये बोल दिया सवाल में कि प्रत्येक 4 महीने में ब्याज शामिल करता है, यानी कि जो पिछला मूलधन होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसमें 4 महीने का ब्याज उसमें ऐड करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? ये आपसे पूछ रहे हैं। क्या हो जाती है ये आपसे पूछ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, बात को समझना है। थोड़ा सा मैं आइडियोलॉजी से बात करूंगा कि आप चीजों को समझ पाओ, एग्जाम में जल्दी करने की कोशिश कर पाओ। आप मुझे एक बात बताओ, जब वो फाइनेंसर पहले से ही बेईमान है और वो बेईमाना शुरुआत से ही अगर कर रहा है और वो 3% का ब्याज ले रहा है, इसका मतलब अगर वो 3% का ब्याज ले रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेईमाना करने के बाद भी 3% का ब्याज ले रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रभावित दर जो भी होगी, रिजल्टेंट जो भी दर होगी वो 3 से कम तो नहीं होगी फिर? क्योंकि बेईमाना करने के बाद वो कम तो ब्याज नहीं लेगा। समझ में आई मेरी बात? तो आंसर 2 वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। 2.01 भी नहीं होगा, 2.06 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का तो वो खुद बेईमाना करके ले रहा है और बेईमाना कर भी रहा फिर भी कम ले ले, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 3 से तो वो ज्यादा ही लेगा। तो 2 ऑप्शन तो हमने देखते ही चीर दिए। बात समझ में आई? अब हमारे सामने बेटा 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, एक तो सी ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है, और आप देख पा रहे होंगे बहुत पास पास है ऑप्शन दोनों। तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। बात को समझिए, मान के चलिए
कि भाई किसी आदमी ने 100 रुपए उधार ले लिया उस बेईमान फाइनेंसर से, और किस रेट पर ले लिया, 3% के हिसाब से ले लिया। अब 4 महीने का ब्याज वो जोड़ेगा जरूर। अब हमें ये देखना है कि 4 महीने में ब्याज क्या होगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 4 महीने को साल में बदलना है, वर्ष में बदलना है, और एक साल में 12 महीने है, तो 12 से डिवाइड कर दूं अगर मैं इसको, तो 1/3 साल हो गया क्या है भाई? 1/3 साल होगा कि नहीं होगा? और 3% रेट है, ब्याज की दर कितनी है? 3%। 3% की रेट है, तो 1/3 साल में कितना ब्याज हो गया? 3 से 3 काट दोगे तो क्या 1% नहीं हो गया? है भाई, क्या 1% नहीं हो गया? तो मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 महीने में वो 1% का ब्याज लगा रहा। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? आप मुझे बता दो बस। आप कहोगे यस सर बिल्कुल कह सकते हो कि 4 महीने में वो 1% का ब्याज लेगा। इस बात का मतलब ये हुआ, क्योंकि 4 महीने को सबसे पहले वर्ष में बदल लिया 1/3 साल, है ना, और 3% की रेट है, तो 3% गुना 1/3 कितना हो गया? 1%। तो अब हम 1% पे काम करेंगे। क्लियर है बात यहां तक? बात को समझिए भाई। 100 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 100 रुपए हमने उधार लिए, तो यहाँ पे 100 का 1% क्या होगा? तो आप कहोगे 100 का 1% होगा 1 रुपया। तो ये यहां पर क्या होगा? इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। कितने महीने का इंटरेस्ट है भाई? ये 4 महीने का। अब 100 रुपए उधार लिए थे, 4 महीने का ब्याज कितना आ गया? 1 रुपया आ गया। अब फाइनेंसर बेईमान है, वो हर 4 महीने में ब्याज क्या करेगा? मूलधन में ऐड कर लेगा, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अब ये 1 रुपया इसमें जोड़ दिया, अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 101 हो गया। तो अब वो क्या करता है? अब वो जो ब्याज कैलकुलेट करेगा वो 100 रुपए पर नहीं करेगा, वो 101 पर करेगा। इसका मतलब केवल दिखावे के लिए साधारण ब्याज पर दे रहा है, इसका मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज ही ले रहा है एक तरीके से। बात समझ में आई? अब फिर से अगले 4 महीने के लिए फिर से रेट तो यही रहेगी, 1% ही। तो 101 का 1% कितना होगा? आप कहोगे सर 1.01 होगा। 1.01 होगा, तो इंटरेस्ट कितना बना उसका? 1.01 का इंटरेस्ट बन गया अगले 4 महीने का। फिर से क्या किया इसने? इसको मूलधन में इसमें जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? 102.01। बात समझ में आई? 4 और 4 8 महीने पूरे हो चुके, तो अगले 4 महीने पर फिर ब्याज लेगा वो 1% का। तो 1% का फिर से ब्याज लिया उसने, तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100, यानी कि पॉइंट इधर खिसक जाएगी, तो 1.0201। तो ये ब्याज मिल गया भाई हमें। तो टोटल जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया दोस्त? टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आया, 1 और 1 2 और 1 3, तो यानी कि 3.0301। ये टोटल इंटरेस्ट हमें पूरे एक साल में लिया। टोटल इंटरेस्ट उस फाइनेंसर ने हमसे पूरे एक साल में लिया। कितना लिया? 3.0301। क्लियर है मेरी बात यहां तक? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आप कहोगे नहीं, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं साल भर का देखूं इंटरेस्ट क्या होगा, प्रभावी दर क्या होगी, ये सवाल में पूछ रहे हैं। हमने लिया कितना था? 100 रुपए, और एक साल बाद वो हमसे ब्याज के कितने वसूल रहे? 3.03 रुपए। तो मुझे बताओ 100 रुपए पर 3.0301 का ब्याज वो वसूल रहा है, तो सीधा सीधा हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 100 रुपए पर 3.03% नहीं होगी? 3.03% नहीं होगी? तो यानी कि एक साल में अगर इतना परसेंट वो वसूल ले तब जाके इतना बैठेगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन नहीं होगा, फिर आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 81। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एचएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन है, उस चैप्टर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचता। अब अगर शेषफल नहीं बचता तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिमाइंडर 0 बचता है? और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो ये बात तभी मुमकिन है कि वो जो भी नंबर रहा होगा वो 24, 32 और 45 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा।
और अगर वो 45 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो 9 से भी पूरा पूरा कटेगा? अगर वो 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इसका मतलब उसका डिजिटल सम फिर 9 होगा। यस और नो? आप कहोगे यस सर। तो केवल और केवल ऑप्शन एलिमिनेशन कर दो, कुछ नहीं करना। 9 हटा दिया, 6 और 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आया, तो ये 9 से कभी नहीं कटेगा, तो 45 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 9 हटा दिया, 2 और 2 4 आया, इसका डिजिटल सम 4 आया, तो ये संख्या 9 से कभी नहीं कटेगी, तो 45 से भी कभी नहीं कटेगी। अब ये बताइए, यहाँ पे 8 और 8 16 और 2 18, 18 का मतलब 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया, इसका मतलब ये 9 से पूरा पूरा कट सकता है। अब यहाँ पे चेक करोगे आप, 8 और 2 10, यानी कि 1 और 4 5, इसका डिजिटल सम दोस्त 5 आया, तो ये आंसर कभी भी 9 से, ये ऑप्शन कभी भी 9 से नहीं कटेगा, तो 45 से भी नहीं कटेगा। तो यानी कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके, तो सी ऑप्शन हमारा दोस्त आंसर होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को एग्जाम में करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व ही करें। ये सब कुछ प्यारे दोस्त हम क्लास में जब हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, 24 32 और 45 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम अगर 2800 3000 के बीच में आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शन में मैच कर लोगे, लेकिन पेपर में सॉल्यूशन नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि आनंद किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है और विनोद उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? भाई मुझे बताओ, आनंद कितने दिन ले रहा है? 9 दिन ले रहा है। और विनोद कितने दिन ले रहा है? विनोद ले रहा है भाई 6 दिन उस काम को करने में। अब काम तो कुछ ना कुछ रहा होगा, अगर कुछ ना कुछ काम रहा होगा तो सबसे पहले ये बताओ मुझे काम क्या रहा होगा। तो काम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। तो 18 यूनिट दोस्त हम टोटल वर्क मान के चलेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना है? 18 यूनिट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आकाश है, वो आनंद है, वो 9 दिन में 18 काम करता है। अगर 9 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे एक दिन में 2 यूनिट पर डे करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। विनोद 6 दिन में 18 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 3 यूनिट पर डे करेगा, यानी कि एक दिन में 3 काम होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलकर, ये बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो 18 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? 18/5 दिन लगेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त फिर क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन होगा, 18/5, यानी कि ये ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हालांकि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये बात मैंने पिछले प्रीवियस में भी बताया था, कि मान के चलो अगर ये एल्शियम लेने में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या करोगे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यानी कि 9 गुना 6, और 9 और 6 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आंसर आ चुका आपका 18/5। ऐसा भी आप कर सकते हो। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 3D से पूछा गया है, 3D है ना। और ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2D और 3D से भाई 2 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में फिक्स है, कोई ताकत नहीं, कोई माया भी ताकत नहीं है कि रोक दे इन सवाल को। 2D और 3D इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है कि जिसमें 2D और 3D से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। क्लियर है बात यहां तक? चलिएगा अब क्वेश्चन को करते हैं भाई। ये कह रहा कि यदि एक अर्धगोले के बृहत वृत्त की परिधि, अर्धगोले के बृहत वृत्त की परिधि, परिधि की बात कर रहा है, यानी कि सरकमफ्रेंस, यानी कि जो बाहर एक्सटर्नल सर्किल होगा, एक्सटर्नल सर्किल होगा, उसका जो सरकमफेरेंस है वो क्या दे रखी? 9 पाई दे रखी है। किसके? हेमिस्फीयर के, अर्धगोले के। ठीक है, अब कह रहा है कि तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? आपसे इतनी सी बात प्यारे दोस्त पूछना चाहता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चनों में, 2-3 क्वेश्चन पिछले में, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 3πr² होता है, 3πr² होता है। आप कहोगे यस सर, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता
कि आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। है भाई, 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल अगर चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, 5 और 5 10, यानी कि 1 1 और 6 7। इसका डिटरमिनेंट 7 बनेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। बात समझ में आई? यहाँ पे देखोगे 5 और 4 9, हटा दिया, 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना, 4 4 बनेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, इसका डिटरमिनेंट 7 बनेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। तो भाई 3 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए, तो आंसर कौन बचा, सी ऑप्शन। अब इसका आप डिटेल्स हम चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 का मतलब 5 है भाई। 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना, 4 होता है, 4 4 और 5 9, इसका डिजिटल सम 9 बनेगा। तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम अगर 9 है तो 9 तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा, तो आंसर ये होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ सकती है, क्या लगे, गुरुजी आपने डिजिटल सम कैसे लगा दिया, यहाँ पे तो पॉइंट लगा हुआ है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो डिजिटल सम होता है वो पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं डिजिटल सम में। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब बात को समझिए, मैं पूरा सॉल्यूशन करा देता हूं, हालांकि पेपर में तो इतना करके निकल जाना है। अब ये देखिए भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 9 पाई। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं पाई से पाई नहीं काट दूंगा, पाई से पाई काट दिया तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 9/2 होगी। तो क्या हमें रेडियस का पता चल चुका उस हेमिस्फेयर के, अर्धगोले के। अब अर्धगोले की रेडियस हमें पता है क्या है, 9/2 है। अब यहां पर फॉर्मूले में सेट करना है, और आप देख पा रहे होंगे दोस्त, पाई तो सब जगह है, तो पाई के साथ कोई बदतमीजी हमें करनी ही नहीं है ना। आर की वैल्यू कितनी है, 9/2। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे 81 में, 243 हो गया। अब 243 पाई को 4 से डिवाइड करना रह गया, बस आंसर आपका आ गया। 4 6 24, 60 बार कट गया लगभग, है ना। 4 6 24, 240, 3/4 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। 4 7 28, 4 5 20 पाई, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन भी कर लिया। सॉल्यूशन करने में भी कोई बड़ी चीज नहीं थी, आसानी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस का जो लेवल है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 84। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कठिन हो, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो, ठीक है। अब कठिन तो उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिनको ये बोझ लगता है पढ़ाई। लेकिन आप मत भूलना, बिना पढ़े आपकी कोई पहचान नहीं बन सकती। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जिसको आप पी लोगे तो हमेशा जिंदगी भर दहाड़ते रहोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अब क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब यहां पर दोस्त, सबसे पहले आपको मैनेज करना है पॉइंट को, यानी कि जो पॉइंट लगे हुए हैं इनको ठिकाने लगाना है, एक तरीके से बात मैं ये कहूं, ठीक है। तो पॉइंट को मैनेज करो। सबसे पहले यहां पे देखिए, पॉइंट मैनेज केवल आप तभी कर पाओगे जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन चल रहा हो, है ना। अगर प्लस का साइन होगा तो आप डायरेक्ट नहीं मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई है सब जगह। अब यहाँ पे 3 के बाद है, यहाँ पे 3 के बाद 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कि ऊपर जो पॉइंट लगा हुए है वो 11 डिजिट के बाद लगा हुआ है। सेम नीचे चेक करते हैं, 3 और 4 3, ये 4 है, 4 और 3 7, 7 और 4 11। इधर भी बेटा 11 के बाद ही यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा हुआ है, ठीक है भाई। इधर भी 11 के बाद ही यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगर ऊपर भी 11 के बाद है, नीचे भी 11 के बाद है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट को ठिकाने लगाओगे, यानी कि सारे पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो गए। इन पॉइंट का कोई महत्व अब नहीं रहा, क्योंकि ऊपर भी 11 के बाद है, नीचे भी 11 के बाद है। तो अब केवल और केवल नंबर बचे, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना बचेगा दोस्त, 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो आप कहोगे गुरुजी 3 बचेगा। 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 बचेगा। 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो आप कहोगे 2 बचेगा। बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो लगा दिया। इधर भी नीचे भी सेम इसी तरीके से, 2 8 16, 16 का वर्गमूल करोगे 4, और यहाँ पे बचेगा प्यारे दोस्त √2। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब जो कटेगा काट दो, जो पिटेगा पीट दो। अब मुझे बताओ, 4√2 तो कटेगा ना, ये 4√2। अब बचा गया 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर हुआ इसका 30, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नॉन स्टॉप चल रही है क्लासेस, बिल्कुल भी कोई बकवास बाजी नहीं चलेगी बिल्कुल क्लास में।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 4500 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मुझे एक बात बता दो तुम, अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, 20% के प्रॉफिट पर अगर बेच दिया गया, तो ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है 20% का प्रॉफिट, जब हम उसको 120% में बेचेंगे। भाई अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इस बात का मतलब अपने सामान को 120% में बेचना पड़ेगा। सवाल में कह रहा कि नहीं, हमने तो 4800 रुपए में बेच दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 4800 रुपए ही फिर 120% की वैल्यू है? अगर 4800 रुपए 120% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू प्यारे दोस्त ये होगी। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू ये होगी। यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। अब सवाल में कह रहा है कि अगर मैं इसको 4500 रुपए में बेच दूं, अगर मैं इसको 4500 रुपए में बेच दूं, यानी कि ये एसपी हो गया, तो बताइए प्रॉफिट कितना और लॉस कितना। और आप जानते हो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी और एसपी के बीच की कहानी बनती है, तो इसका मतलब सीपी हमें निकालना जरूरी था। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, सीधा सीधा रेशियो निकाल लो। अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो रेशियो निकालना है भाई, इसे काट लो पहले तो। 12 चौक 48, ये 40 बार कट गया, ये 2 जीरो यहां से कट गई, और 5 से काट दोगे, 5 नम 45 हो गया, 5 अठे इधर 40 हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 8 का सामान 9 में बेच दिया? आप कहोगे यस सर। तो आप मुझे बताओ एक का फायदा हुआ कि नहीं? कितने पर हुआ? 8 पर, गुणा 100 और कर दोगे परसेंटेज में निकालने के लिए। वैसे 1/8 की परसेंटेज वैल्यू आप जानते हो कि 12.5% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तरीका हम मोस्टली तब अप्लाई करते हैं जब डाटा थोड़ा सा मतलब ऊट पटांग सा दिख रहा हो, यानी कि काटने पीटने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो। अब ये सवाल तो बहुत आसान है, डाटा आसान है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 का सामान 6 में बेच रहा है, और 6 में बेच रहा है, 6 की वैल्यू 4800 है, 1 यूनिट की वैल्यू 800 होगी, तो खरीद का कितने का लाए भाई? 5 यूनिट का। 800 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि खरीद का 4000 का लाए थे आप। अब 4000 का सामान अगर कोई 4500 रुपए में बेचना चाहे, तो क्या उसको फायदा नहीं होगा? तो यानी कि हानि वाले तो ऑप्शन देखते ही काट दोगे कि 4000 का सामान 4500 में बेचने की बात कर रहा है, तो सीधा यहाँ पे रेशियो फिर से वही निकल जाएगा, 8 9 का, 5 अठे 40, 5 नम 45। तो इसका मतलब सीधा सीधा 12.5% का यहाँ पे फायदा होगा, यानी कि लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रॉफिट ही होगा। क्लियर है बात? तो आप चाहे फ्रैक्शन से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, बात एक ही होगी, आंसर नहीं बदलेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो दोनों ही तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। आप जो है वीडियो पॉज करके थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर जो है आप नोट भी कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, और क्वेश्चन बहुत प्यारा है। बहुत कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। अगर सही से प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, तो ये सवाल उसको बड़ा आसान लगेगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, तो वो इजिली इस क्वेश्चन को कर लेगा। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाता है, गणित को नहीं सीखता, तो भाई ये सवाल भी उसके लिए तो कठिन है, और जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक स्टेशन बी सी डी ई और एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्टेशन ए से स्टेशन जी की ओर गई, स्टेशन ए से स्टेशन जी की ओर गई, और कुल समय कितना लग गया यहां तक जाने में? 1 घंटे का समय लग गया, ये कह रहा क्वेश्चन में। और ये डिस्टेंस कवर कितनी की उसने? ये डिस्टेंस है भाई पूरी 54 किलोमीटर की, ये भी बात बता दी उसने कि ये डिस्टेंस पूरी ट्रेवल कितनी की? 54 किलोमीटर की। अब सवाल में एक बात और बोल दी कि बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई और एफ, ये बी स्टेशन है, सी डी ई और एफ से होते हुए 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि जो बीच में 5 स्टेशन पड़े, इनको पार करते हुए 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है। यानी कि यहाँ पे कितने सेकंड के लिए रुकी होगी?
यहाँ पे 72 सेकंड के लिए रुकी होगी, यहाँ पे भी 72 सेकंड के लिए रुकी होगी, यहाँ पे भी 72 सेकंड के लिए रुकी होगी, यहाँ पे भी 72 सेकंड के लिए रुकी होगी, और यहाँ पे भी 72 सेकंड के लिए वो रुकी होगी। केवल डायग्राम तुम्हें समझाने के लिए बनाया गया है, बाकी इसमें डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, लास्ट में सवाल में क्या पूछ लिया कि ट्रेन की चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ट्रेन की चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, स्पीड क्या होगी। और चाल यानी कि दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस टोटल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी 54 किलोमीटर है। दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 54 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि दूरी तो हमें पता है कितनी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए केवल टाइम। तो अपॉन में हमें टाइम चाहिए। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अपॉन में क्या चाहिए दोस्त, टाइम चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड पूछ रहा है ट्रेन की, तो स्पीड तो तभी निकलेगी ना जब ट्रेन गतिमान होगी, यानी कि मोशन में होगी, चल रही होगी। और रुकी हुई ट्रेन की स्पीड तो जीरो होती है ना। अब यहाँ पे B C D E F, यहाँ पे तो 72 सेकंड 72 सेकंड, हर जगह 72 सेकंड रुकी। तो मुझे एक बात बताओ, 72 सेकंड यहाँ रुकी, 72 सेकंड यहाँ पे 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 रुकी। तो जहां जहां रुकी वहां पे स्पीड जीरो है उसकी। तो रुकी कितनी देर, 72 पंजे 360, यानी कि 360 सेकंड में रुकती है। 360 सेकंड वो रुकती है। 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6 मिनट रुकती है भाई। 1 घंटे में जरूर पहुंच रही है, लेकिन 1 घंटे में से 6 मिनट तो वो चली ही नहीं। तो 1 घंटे का मतलब कितना है, 60 मिनट है। अगर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है, तो 60 मिनट में से 6 मिनट तो वो चली ही नहीं। तो इसका मतलब वो 54 मिनट ही चली। इसका मतलब 54 मिनट ही चली। मोशन में केवल 54 मिनट थी वो। तो 54 किलोमीटर को 54 मिनट में तय किया। 54 मिनट को घंटे में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दो उसको। इस वाले 54 को 60 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, और 54 से 54 घटेगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। और यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो चुकी होगी, इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 87 है। नोट करना चाहो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 87 पे आइए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य हम 8 मान लगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP, उसके क्रय मूल्य अगर 8 मान लूं तो क्रय मूल्य का 9/8 है। अब 8 का 9/8 करो तो कितना होगा, 9 होगा। तो यानी कि 9:8 हमारा रेशियो जो आया वो MRP और CP का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। तो प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन के अंदर MRP का भी जिक्र है, CP का भी जिक्र है, प्रॉफिट का भी जिक्र है, डिस्काउंट का भी जिक्र है, SP का भी जिक्र है। क्लियर है मेरी बात। केवल लॉस का जिक्र नहीं है, यानी कि टोटल वेरिएबल 6 है तो 6 में से लॉस का जिक्र नहीं है। समझ रहे बात को। अब बात को समझिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा CP और SP के बीच की कहानी बनती है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP और SP के बीच में कैलकुलेट होगा। और डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है MRP और SP के बीच में। क्लियर है मेरी बात, MRP और SP के बीच में, यह बात याद रखना आप हमेशा। तो 3% का प्रॉफिट चाहिए भाई। प्रॉफिट कितना चाहिए, 3% का। और प्रॉफिट लेना है 3% का CP पर लेना है, यानी कि प्रॉफिट तो CP पर ही कैलकुलेट होगा हमेशा। तो मुझे एक बात बताओ, ये परसेंटेज हमें दुखी करेगी। तो हम क्या करेंगे दोस्त, 2 जीरो इधर बढ़ा लेंगे, 2 जीरो इधर बढ़ा लेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि 800 का 3% कितना होगा। परसेंट से 2 जीरो कटेगी, तो यानी कि 800 का 3% 24 होगा। तो इसका मतलब 824 रुपए में बेच दोगे। 824 रुपए में आप इसको सेल कर दोगे, यानी कि जो SP आया निकल के दोस्त, वो कितना आया, 824 आया। क्लियर है मेरी बात यहां तक। SP कितना आ चुका, 824 यहां पर हमारा SP आ चुका। क्लियर है भाई बात यहां तक। अब बात को समझिए, क्वेश्चन में पूछा गया लास्ट में
कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई, कितने प्रतिशत की छूट दी गई, डिस्काउंट कितना दिया गया। भाई 900 रुपए का सामान था, कितने रुपए में बेच दिया, 824 रुपए में हमने बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना गया, आप कहोगे सर 76 का डिस्काउंट दिया। और आप ये बात जानते हो मेरे प्यारे दोस्त कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी कितना है, 900, तो 900 रुपए पर 76 का डिस्काउंट 100 पर कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन करनी है, 20 से 20 काट दोगे, 9 8 72, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग जाएगा, और एक ही ऑप्शन है प्यारे बच्चों 8 पॉइंट समथिंग, तो केवल आंसर हमारा आ गया 8.44%। इतना ही करके निकल जाना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना क्वेश्चन के। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा भाई, बशर्ते आपको ये तरीका पता हो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होता है सीपी और एसपी के बीच में, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होगा एमआरपी और एसपी के बीच में, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। जैसे उसने कहा 3% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो हमें पता है सीपी पर कैलकुलेट होगा। सीपी हमारा यहाँ पे 800 कर दिया हमने, इधर एमआरपी 900 हो गया, तो 800 का 3% 24 हो गया, यानी कि 824 रुपए में हमें बेचना पड़ेगा, तो 24 का फायदा ले लिया। तो डिस्काउंट पूछ रहा था कितने का दिया, 76 का दिया 900 रुपए पर, यानी कि 8.44 का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए भाई, ये क्वेश्चन हमारा 88, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके मजा आएगा भाई आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, 88, बात को समझिए भाई, करना क्या है सवाल में, बात को समझिए। कह रहा है कि पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया, लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में क्रम से 20% और 30% की वृद्धि हुई। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 20% 30% की वृद्धि हुई, और अगले 2 दिनों में क्रम से 25% 11% की गिरावट हुई। यहाँ पे कमी होगी, 25% 11% की गिरावट आई, तो 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो भाई एक तरीके से ये कह रहा ना कि 20% की वृद्धि और 30% की फिर वृद्धि, इंक्रीमेंट हो गया, 25% की फिर कमी होगी, और फिर 11% की कमी होगी। यानी कि कोई नंबर रहा होगा, कोई भी नंबर रहा होगा, मतलब शेयर जो भी होगा वो रुपए में ही होगा, कोई भी नंबर रहा होगा, तो उसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, फिर गिरावट हुई 25 की, फिर 11 की। तो ये पूछ रहा कि ओवरऑल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई, इनका ओवरऑल हमें निकालना है मेरे दोस्त। क्लियर है बात यहाँ तक, ये चीज आपसे पूछना चाहता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, डाटा बड़ा आसान है, 20 और 30, तो यहाँ तो मैं सीधा सीधा सक्सेसिव लगा दूंगा 20 और 30 पे। तो भाई सक्सेसिव आप जानते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये लगा दोगे आप डायरेक्ट, हमें पता लग जाएगा कि 20% और 30% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट परसेंटेज कितना होगा। क्लियर है बात, तो x प्लस वाई 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया 56, यानी कि टोटल 56% हो गया। यानी कि इन दोनों का सक्सेसिव कितना आ गया भाई, 56% हो गया। यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट ना करके अगर एक बार ही 56% का इंक्रीमेंट कर ले तो बात एक ही है। तो मैं ये कह सकता हूं 56% बढ़ गया भाई, 100 रुपए था, 56% बढ़ गया तो 156 हो गया क्या। फिर कह रहा कि 25% की गिरावट आई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4 होगी, 4 पे 1 की कमी कर दी, 4 थी 1 कम हो गया, यानी कि 3 हो गया। रेशो से कर रहे हैं भाई सवाल को, है ना। 11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 11/100 ही होगी, 100 पे 11 की कमी आ गई, 100 पे 11 की कमी आ गई, तो कितना हो गया, 89 हो गया। आप हो गए यस सर। तो अब केवल और केवल सिंप्लीफाई करना है इसको, भाई 4 से इसको काट दो, 4 3 12, कितना बच गया, 3 4 9 36, तो यहाँ पे 100 गुणा 100 बच गया, यानी कि 10,000 यहाँ पे हमारा बच गया, 10,000 आ गया। अब यहाँ पे 3 गुणा 39 गुणा 89 और करना है हमें, है ना। अब यहाँ पे 3 गुणा 39 गुणा 89, 3 हम 27 का 7 का हासिल 2, 3 अठे 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, इसमें मल्टीप्लाई 39 की ओर करनी है हमें। अब ये बताओ, 3 सते 21 हो गया, 2 3 अच्छंग 18 और 2 20, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, यानी कि 8,010 हो गया। 9 सते 63 का 3 का 6, 9 चिक 54 और 6 60, 6 बच गया, 9 दूनी 18 और 6 24 हो गया। जोड़ दोगे भाई इनको, 3 1 4 8 और 2 10, यानी कि कुल मिला के गुणा भाग कर ली हमने इसमें, ये आ गया हमारा। क्लियर है बात यहाँ तक, तो 10,000 कितना हो गया, 10,413 हो गया। तो इंक्रीमेंट हो रहा भाई सीधा सीधा, तो डिक्रीमेंट तो है ही नहीं, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 10,000 से 10,413 हो रहा, तो वृद्धि हो रही है, तो ए और सी में से कोई एक आंसर है। अब ध्यान दो करोगे कैसे, भाई मैं अगर ये 2 जीरो काट दूं बटे में ले जाऊं तो पॉइंट यहां लग जाएगा क्या,
आप कहोगे यस सर। तो 100 रुपए 104.13 हो गया। तो सीधा सीधा कितना इंक्रीमेंट है? आप कहोगे सर 4.13 का इंक्रीमेंट है, यानी कि 100 पर इतना चेंज आ गया 4.13 का। तो परसेंटेज में बनेगा यही 4.13, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी कि किस तरीके से हमें करना है। हालांकि हम ऐसा भी कर सकते थे कि 20% और 30% पे अलग अलग भी अगर हम रेशो लगाते इस तरीके से तो भी कर लेते, लेकिन मुझे दिख रहा था डाटा आसान है तो इनका एक ही परसेंटेज चेंज निकाल लो और उस पर फिर रेशो लगा लो। ठीक है दोस्त, चलिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 89। अब 89 में क्या बोल दिया? एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 6/7, वाई की वैल्यू है 1/x, यानी कि एक्स का ही उल्टा है, वाई एक्स से अधिक है, ये सवाल में पूछ लिया। यानी कि एक्स और वाई का रेशियो निकाल लो सीधा सीधा। एक्स की वैल्यू 6/7 है भाई, वाई की वैल्यू क्या है? एक्स का उल्टा है, तो 7/6 हो गया, 7/6। तो रेशियो आ गया 6/7, रेशियो 7/6। और हम जानते हैं कि कोई भी रेशियो फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से नहीं लिखते हम, हमेशा क्या करोगे? हमेशा इंटीजर फॉर्म में बदलोगे। तो 6 छंग 36 और 7 सती 49। तो मैं ये कह सकता हूँ 36 49 का रेशियो आ गया। अगर एक्स की वैल्यू 36 है, वाई की वैल्यू 49 है, तो मुझे बता दो कितना एक्स्ट्रा है ये। तो आप कहोगे 13 एक्स्ट्रा है। किस पे भाई? 36 पे। 36 से 13 ज्यादा है, गुणा 100 और कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 4 9 हो गया 36, और 4 से काट दोगे 25, 25 थी 75 का 5 का, हासिल 7, 25 से कम 25 और 7 कितना हो गया 32। 325 को 9 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। 9 तिये 27, 55 9 6 54, यानी कि 36.11% आपका आंसर हो गया। 36.11% आपका आंसर होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन आसान ही है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो बस आपको तरीके पता हो, क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ा आपके दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए कि क्या तरीका होगा सवाल को करने का, क्या अप्रोच होगी सवाल को करने की। वो अगर तुम्हारे दिमाग में एकदम से आ रहा है तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, यानी कि दोनों काम आप एक साथ कर सकते हो। और ये केवल तभी मुमकिन है जब आप प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स की, तभी आप जो है ये मुमकिन कर सकते हो। क्लियर है बात यहां तक? चलिए भाई, इसी के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन आप यहां पर देखोगे किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। देखिए, दो तरह के बालक होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन को। एक तरह का बालक होगा कि क्वेश्चन को केवल तभी सॉल्व करने की कोशिश करेगा जब उसे लगेगा कि भाई बिना सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा ऐसा होगा जो सवाल को पढ़ेगा और नंबर को नंबर से बिठा देगा और आंसर दे देगा सेकंड्स में। ठीक है ना? अब मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा, अब बात को समझिए। ये कह रहा है कि 80,000 रुपए पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष, 80,000 रुपए पर समान वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 रुपए है। ये सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया भाई, 98 रुपए। क्लियर है बात? यानी कि ब्याज का अंतर है, ब्याज है एक तरीके से, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्याज है एक तरीके से, क्योंकि सीआई भी ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एसआई भी ब्याज होता है साधारण ब्याज। और ब्याज ब्याज का अंतर भी तो ब्याज ही होगा ना, तो 98 रुपए एक तरीके से ब्याज ही है। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की गणना करे। क्लियर है बात? अब देखिए, ब्याज डिपेंड डिपेंड जो करता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। क्लियर है बात यहां तक? तो आप यहां पे देखोगे 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 है। 2 दूनी, चलो परसेंट भी हटा दोगे तो 200 है, 200 पे 11 का ब्याज है, मैं ये कह सकता हूँ। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/200 है भाई ये, यानी कि 200 पर 5 का ब्याज है, 200 पर इधर 11 का ब्याज है। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे कितना हो गया 200 होगा, परसेंट हटाओगे तो 200 रुपए पर या 15 रुपए का ब्याज हो गया। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/200 हो गया, तो 200 रुपए पर 7 का ब्याज हो गया। क्लियर है मेरी बात? अब ये ब्याज, ये 11 भी ब्याज है, 200 पे 11 का ब्याज, 200 पे 5 का ब्याज, 200 पे 15 का ब्याज, 200 पे 7 का ब्याज, यानी कि ये सब ब्याज है। और ये भी तो ब्याज है, तो इसका मतलब 98 11 से नहीं घटेगा, 5 से नहीं घटेगा, 15 से नहीं घटेगा, 7 से घटेगा। आंसर ये आ गया, लो कर लिया हमने सवाल को। ठीक है ना? तो ये हम ऑप्शन से इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही ना करना पड़े, और ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन को उसके अंत तक ले जाए। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया।
अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट अप्रोच है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की। अब उसके लिए फॉर्मूला आप लिख लेना कि फॉर्मूला क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 10,000, ये किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बात यहां तक? जब कभी मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको कि ये कहां से आया। ठीक है ना? तो ये नोट कर लेना कि आर स्क्वायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर, सीआई और एसआई का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि ब्याज चाहे कैसा भी हो हमेशा प्रिंसिपल पर ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी तो प्रिंसिपल पर ही है, और इंटू 10,000 और करना है, बस यहाँ पे 10,000 के मल्टीप्लाई उधर आर स्क्वायर करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जो यहाँ पे अंतर दे रखा था वो 98 रुपए का था, और ये ब्याज मिला होगा 80,000 रुपए पर, अंतर 80,000 की वजह से आया होगा, गुणा 10,000 हो रहे हैं यहाँ पे, और बराबर किसके होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। कर लो भाई सॉल्व इसको, कर लोगे ये सारी जीरो कटेगी, और यहां से काट दोगे, 2 चौक 8 और 2 से काट दोगे 49, तो 49/4 आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो मुझे ये बता दो आर की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 7/2 के बराबर होगी, तो आर क्या 3.5 नहीं हो गया सीधा सीधा? तो 3.5 आर परसेंट फिर किसके बराबर, 3.5% के बराबर, तो डी ऑप्शन हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? ट्री मेथड भी यूज कर सकते हो, हालांकि ये ट्री मेथड से ही मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि ये आया कैसे। क्लियर है बात यहाँ तक? आप इसको नोट करना चाहो तो नोट करिए। और भाई इसी क्वेश्चन के साथ जो ये हमारा 26 नवंबर वाला, जो 16 नवंबर था या 26 नवंबर था, जो भी था आज का एग्जाम हमारा, ये कौन सा था चलो देख ही लेते हैं। ये 16 नवंबर का था भाई, है ना? तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो 16 नवंबर वाला है, इसकी हमने रीजनिंग भी कंप्लीट कर ली और हमने गणित भी कंप्लीट कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सवाल मैंने आपको यहाँ पे कराए वो सभी आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, और आपको सवाल को पढ़ने का और करने का नजरिया भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। बशर्ते आपको तैयारी इतनी करनी है कि सवाल चाहे आसान हो तो छूटना नहीं चाहिए, चाहे हार्ड हो तो भी नहीं छूटना चाहिए। कोशिश यही करनी है कि 40 के 40 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाए बिल्कुल सही तरीके से, और इसी बार हम दिल्ली पुलिस का जो सपना हमने देखा हुआ है वो भी पूरा हो जाए। फिर आगे कुछ और सोचेंगे, है कि नहीं? कुछ और बढ़िया सोच करने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में, क्या और अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए खैर करते हैं भाई आज की इस क्लास का अंत। आप जो है इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी जो मेहनत है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी, क्योंकि सिलेक्शन जो है एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, ये बात मेरी याद रखना। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में नए एग्जाम के साथ, ठीक है, एग्जाम के पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इसी तरीके से प्यारे बच्चों लगातार मेहनत करते रहिए। देखो कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है, ये नहीं करना कि एक दिन तुमने 8 घंटे पढ़ लिए फिर 4 दिन पढ़े ही नहीं। तो भाई चाहे 1 घंटा पढ़ लेना, और डेली पढ़ना है, ये बात याद रखना, लगातार पढ़ना है। मेहनत में कभी भी बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद जय भारत।